हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमाइन किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू आई थी, हमने देखा था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, and from this relation we have seen that potential due to a point charge is directly proportional to 1 by r, or you can say that it is inversely proportional to the distance from the charge. इफ यू प्लाट अ ग्राफ बिटवीन, हमने ये भी करके देखा था कि अगर हम एक ग्राफ प्लाट करें बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो एक ग्राफ जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। आप अगर इसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के रिलेशन से, जो कि था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि ये जो रिजल्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर जैसे मान लीजिए आर डबल हो जाए तो ई 1/4 टाइम होगा। मीन्स ई जो है ज़्यादा तेजी से घटेगा इन रिलेटिव टू पोटेंशियल विद द सेम केस, मीन्स विद द सेम डिस्टेंस। हम अगर डिस्टेंस को डबल करें तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्राफ में दोनों को कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्टीपर देन द ग्राफ फॉर पोटेंशियल। मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा और इसका जो स्लोप होगा इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोटेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। इसी में हमें आगे देखिए, हम लोगों ने जब भी पढ़ा है, याद करिए, हर जगह एक ही काम करते हैं। पहले एक चार्ज की वजह से कोई चीज़, कोई क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, फिर एक से ज़्यादा लेते हैं तो दो चार्ज आ जाता है जिसको हम डाइपोल का नाम देते हैं, फिर सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस लेते हैं, मीन्स फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे वही काम करना है स्टूडेंट। हमने एक चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिटरमाइन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगला हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स एक तरह से क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, जो कि फिक्स है सर्टेन डिस्टेंस पर। सपोज मान लीजिए हम इसको फिगर से प्रेजेंट करें तो सपोज देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एज शोन इन द फिगर। मान लीजिए यहाँ पे फिगर है जिसमें यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट अ पॉइंट। सपोज दैट पॉइंट इज लाइंग by making an angle theta with the direction of dipole, or you can also say that it is making that angle with the dipole moment, because we know that the direction of dipole as well as the direction of dipole moment is taken from negative to positive charge. तो इससे थीटा एंगल बना रहा है मान लीजिए, एंड लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर, एंड सिंस we are going to determine the electrostatic potential due to these two charges, system of these two charges। और हम जानते हैं स्टूडेंट, हम ऐसे केसेस में याद करिए जब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ आता है जिसकी वजह से हमें कोई क्वांटिटी डिटरमाइन करना होता है, तो हम वहाँ पर हमेशा यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम निकाल लेते हैं, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम डिटरमाइन करते हैं। सिंस वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स इफ देयर इज अ पॉइंट where we want to determine electrostatic potential due to system of two or more charges, in that case we need to determine potential due to each charge, and we have to add them algebraically to determine the net electrostatic potential due to those whole system of charges at that point। ठीक है,
तो आइए इसको समझने की कोशिश फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनकी वजह से अगर पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो एक एक की वजह से अपना अपना आएगा। मीन्स प्लस क्यू की वजह से पी पर आएगा, माइनस क्यू की वजह से भी पी पर कुछ आएगा, और ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। इसलिए जो नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट द पॉइंट पी। मीन्स अगर पॉइंट पी पे प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल है v प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल है v माइनस क्यू, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट vp इक्वल टू क्या होगा, v प्लस क्यू, इसमें ऐड करना होगा v माइनस क्यू। अगर हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर दें तो हमें मिलेगा नेट पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमें वी नेट डिटरमाइन करना है, इसका मतलब हमें वी प्लस क्यू और वी माइनस क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके लिए हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और हमने अभी अभी पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 1/4πε0 इनटू क्यू बाई आर। याद करिए, हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया है लास्ट टाइम कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का यही फार्मूला होता है। मींस हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बचा चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज हमें चाहिए। इसका मतलब हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस और माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस। तो फॉर आर्बिट्रली सपोज वी हैव टेकन द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू इज r1 और मान लीजिए माइनस क्यू वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस है r2। तो इस केस में जो पोटेंशियल आएगा उसकी वजह से पॉइंट पी पर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो वी नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल वहां पर आएगा 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बाई r1, और माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई r2। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आप पाएंगे 1/4πε0 तो कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, तो क्यू भी आप चाहे तो बाहर ले सकते हैं, बचेगा ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस तरह से वी नेट एट द पॉइंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब समझिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इस तरह से सिस्टम है। अब आप इसके लिए आप r1 और r2 के टर्म में नहीं, बल्कि जो हमने क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था कि पॉइंट P जो है डाइपोल से थीटा एंगल बनाते हुए उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है। मींस जो हमारा रिलेशन आना चाहिए वो थीटा और r के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, न कि r1 और r2 जैसा कि हम लोगों ने रिजल्ट लाया है। इसका मतलब हमें फिर से इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा r और थीटा के केस टर्म में। तो आइए इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। आइए हम इसको करके देखते हैं। अगर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से r1 को r के रेस्पेक्ट में, r2 को r के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करना है तो थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें हम इस पर, तो आप देख रहे हैं कि हम जानते हैं डाइपोल की जो लेंथ होती है, जनरली हम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इसको वैल्यू लेते हैं 2a। तो सेंटर से आधा उधर a हो जाएगा, इधर भी इसकी वैल्यू हो जाएगी a। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी a cos थीटा और ये वैल्यू आएगी a sin थीटा। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो आएगा वैल्यू r1 का जो आएगा वो आएगा इस तरह से रिलेशन आएगा, r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। आइए इसको करके देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन अगर हो तो। देखिए हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि r1 जो है यहाँ पर हाइपोटेनियस का काम कर रहा है और ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ का जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा r माइनस a cos थीटा, ये है वैल्यू a cos थीटा, और ये वर्टिकल वैल्यू होगा a sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि r1 स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या आ रही है आर माइनस ए कास थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब आएगा आर स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2AR कास थीटा। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो अगर इन दोनों में से एक ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होगी 1। तो आप फाइनली देखेंगे यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कास थीटा। इन द सेम वे स्टूडेंट, अगर हम R2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कास थीटा। इस तरह से हमने देखी स्टूडेंट R1 और R2 को R और थीटा के टर्म में लिखा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/R1 माइनस 1/R2, इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो हम देखें चाहे इसमें इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो हम R1 स्क्वायर वाला में से अगर हम चूंकि R और थीटा के टर्म में लेना है तो R स्क्वायर को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू आएगा, अगर हम पूरे एक्सप्रेशन से R स्क्वायर कॉमन ले लें स्टूडेंट तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसमें से कॉमन लिए हैं तो क्या होगा माइनस 2A cos थीटा डिवाइडेड बाई आर, इतना आएगा। आप देख सकते हैं, इसको करके देखिएगा। इन द सेम वे इफ यू डिटरमाइन R2 स्क्वायर देन इट विल बी आर स्क्वायर अगर कॉमन लें तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। लेकिन फाइनली हमें चलना कहाँ है स्टूडेंट, हमें चाहिए 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से 1/R1 की वैल्यू देखिए क्या होगा। इसके लिए थोड़ा सा एक हम कंसिडरेशन लेते हैं। मान लीजिए हम देखिए इसको जनरल केस से रिलेट करते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट, जनरली आप देखेंगे जब भी तो जो डाइपोल होते हैं इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंसेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। तो इसलिए मतलब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ए है दैट इज मच स्मॉलर देन आर। जनरली होता क्या है, आर की वैल्यू जो होती है दैट इज फाउंड टू बी मच ग्रेटर देन ए। आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा होती है। तो इस केस में ए स्क्वायर जो होगा that will be the much smaller than r square. It means the value of a square divided by r square can be neglected in addition to 1. इसकी वैल्यू एक से बहुत छोटी होगी तो एक में ऐड करने पर उस पर मान सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए टर्म। तो बचेगा क्या, हम देख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं स्पेस के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू आएगी R1 स्क्वायर को आप चाहेंगे तो लिख सकेंगे उसमें कि R स्क्वायर, थोड़ा सा हम चाहे तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 1/R चाहे, चूंकि हमें 1/R1 चाहे तो थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख देते हैं 1/R1। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/R इंटू, ये तो 0 हो गया टर्म, यहाँ पर देख रहे हैं इसका हम स्क्वायर रूट लिए हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मींस वी नीड टू राइट 1 माइनस 2A cos थीटा डिवाइडेड बाई आर का पावर 1/2। चूंकि रेसिप्रोकल है तो पावर हो जाएगी माइनस में, हाँ माइनस हाफ। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाला यूज करते हैं स्टूडेंट। व्हेन वैल्यू ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1, इन दैट केस द 1 प्लस एक्स टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx।
क्योंकि जो आगे के बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसका जब हम करते हैं तो आगे के टर्म की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, सो वी कैन नेग्लेक्ट दोज टर्म। तो इसको यहाँ पे अगर हम यूज करें तो देख सकते हैं वैल्यू इसकी आएगी 1/r इंटू -1/2, इससे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस a cos theta divided by r। a आ रही वैल्यू ऑफ 1/r1। In the same way, the value of 1/r2 when you will determine, then you will get its value equal to 1/r, ये आएगा 1 minus a cos theta divided by r। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हमें यहाँ पर डायरेक्टली 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू मिल चुकी है जो a, r और थीटा के टर्म में है, मीन्स जो वैल्यू जो चीज़ें हमें डाइपोल के टर्म में गिवन है ऑलरेडी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में प्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v इक्वल टू 1/4πε0, q कॉमन ही है, ब्रैकेट में मिल रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए इसमें से स्टूडेंट अगर मान लीजिए इनको 1 और 2 इक्वेशन नाम दे रहे हैं तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो देखिए क्या मिल रहा है, 1/r तो कॉमन है, यहाँ बचेगा, इससे सब्ट्रैक्ट होके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इतना माइनस इतना, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों सेम इक्वल अमाउंट है तो ऐड हो जाएंगे। क्या बचेगा स्टूडेंट, देख रहे हैं आप कि 1/r कॉमन है तो 1/r कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई r। देख सकते हैं स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितना आसानी से। अब ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ये जो रिजल्ट है, ध्यान से देखिए, इसमें इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमने देखा था, शुरू में ही चर्चा किए थे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस मतलब कोई भी क्वांटिटी डिटरमाइन करना चाहेंगे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन द all the cases you will find that in every expression the value of a, 2 and q are always available। हर जगह आप देखेंगे कि जब भी कोई रिजल्ट निकालेंगे तो इसमें 2qa हमेशा आएगा, और इसको ही हमने स्टूडेंट नाम दिया है डाइपोल मोमेंट। 2a इंटू q जो है यही होता है डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ v विल बी गिवन बाय 1/4πε0 इंटू क्या लिख सकते हैं, p cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू r, दैट इज r स्क्वायर। इस तरह से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं स्टूडेंट, चूंकि देखिए p जो है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं फिर से v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p डॉट r, वेयर r इज द यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। देखिए p डॉट r लिख रहे हैं जब, तो इसमें r कैप लिए हैं। r कैप क्यों लिए हैं स्टूडेंट, ये r के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम वेक्टर r डायरेक्ट ले लेंगे तो r से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड r टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो यूनिट वेक्टर हम लेंगे, इसलिए तो इस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जरा आइए देखते हैं। यही है आपका फाइनल रिजल्ट, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, देन यू विल फाइंड दैट द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको जब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जो रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p बाई r स्क्वायर, p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसी को आपने फिर से रीअरेंज करके लिखा है, p cos थीटा बाई r स्क्वायर को ही क्या लिख दिया है, p डॉट r
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में ही यहाँ पर cos थीटा आता है, और हम जानते हैं v चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे स्टूडेंट कि cos थीटा अगर सेम है, थीटा अगर सेम है, तो वैल्यू ऑफ v जो है वो सेम होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे ये डाइपोल है स्टूडेंट, मान लीजिए हम पेन एक ले रहे हैं, ये अगर डाइपोल है एंड सपोज इट्स टिप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो थीटा के केस में, सेम थीटा के केस में अगर आर थीटा और आर सेम है तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक जो है कौन से जो है एक सिलिंड्रिकल कोनिकल, देखिए एक कोनिकल जो आपको पेन जैसे जैसे चल रही है, ये इसके टिप के जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स के लिए द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा सेम है। इसका मतलब आर थीटा अगर सेम है तो v की वैल्यू सेम आएगी। मीन्स आपको एक ऐसा सर्कुलर लाइन मिलेगा विच इज कंसेंट्रिक एस एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जो कि एक्सिस ऑफ डाइपोल पे जो है लाई करेगा जिसका सेंटर, और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह इक्वल होगा, क्योंकि उस पॉइंट वहां पर उसके हर एक पॉइंट पे थीटा और आर की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर हम किसी डाइपोल की एक्सिस को सेंटर मानते हुए, उसके किसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए अगर एक सर्कल ड्रा करें विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इन दैट केस आप देखेंगे उस सर्किल का हर एक पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर होगा, सबका पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है, एक और रिजल्ट आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कि डाइपोल का जो सेंटर है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द डाइपोल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू आएगी 0। देखिए इस एक्सप्रेशन से भी आप वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में जाने की जरूरत है क्या है, आप डायरेक्टली देखिए, हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है डिस्टेंस पे मेनली डिपेंड करता है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर की वो इक्वल है, चार्जेस इक्वल है, तो पोटेंशियल जितना प्लस क्यू की वजह से प्लस आएगा उतना ही माइनस क्यू की वजह से माइनस में आएगा। सो नेट पोटेंशियल जो है अलजेब्रिक सम हो जाएगा 0। और ऐसे ही सपोज वी ड्रा अ इक्वेटोरियल प्लेन which is passing through the center and perpendicular to its axis of the dipole। इस केस में इस प्लेन पे देखिए कोई भी पॉइंट लीजिए, जितना प्लस क्यू से डिस्टेंस रहेगी उतना ही माइनस क्यू से डिस्टेंस रहेगी, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से आएगा उतना ही पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से आएगा। सो नेट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन विल बी 0। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास हो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस पे हर एक पॉइंट पे चूंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस समान है, इसलिए वहां पे पोटेंशियल भी प्लस और क्यू माइनस क्यू की वजह से समान आएगा, और एक प्लस है एक माइनस तो उसका सम आएगा 0। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से ये रिजल्ट। आप चाहे इसमें भी वैल्यू प्लेस करके चेक कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमने स्टूडेंट सीखा कि जब दो चार्ज का सिस्टम जिसको हमने नाम दिया है डाइपोल रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। पहले हमने सिंगल चार्ज की वजह से निकाला, फिर डबल चार्ज की वजह से निकाला, अब हम लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल मतलब 2 से ज्यादा के केस में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मल्टीपल का यहाँ मीनिंग है मोर देन 2, क्योंकि जो है 1 और 2 के लिए तो देख ही लिए हैं,
दो भी वैसे मल्टीपल चार्ज में ही काउंट होगा, लेकिन उसके लिए हम सेपरेटली देख लिए हैं। तो हम मान रहे हैं कि दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल जो है ना रिलेटिवली सिंपल है जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वेक्टर सम करना होता है और वेक्टर के मेथड यूज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ स्केलर सम है, डायरेक्टली वैल्यू को प्लस माइनस जो भी है ऐड कर देना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ड्यू टू मल्टीपल चार्ज जब फाइंड करना हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम केस ले रहे हैं, सपोज दिस इज द coordinate system where charges suppose number of charges like q1 q2 q3 q4 q5 and so on q6 are placed having their position vector r1 r2 r3 R4, R5, R6 as shown in the figure. ठीक है, suppose these are the position vector of the given charges, system of charges. अब देखिए ढेर सारे चार्जेस हैं, इनकी वजह से आपको मान लीजिए निकालना है किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल। सपोज देयर इज ए पॉइंट P वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये जो भी चार्जेस है इन सब की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो फिर से वही बात आपके मन में आएगा स्टूडेंट कि जो पोटेंशियल होगा वो तो हर चार्ज की वजह से अलग अलग होगा, मीन्स हर चार्ज की वजह से अपना कंट्रीब्यूशन होगा, और जो नेट पोटेंशियल होगा सबका सम कर देंगे हम, मीन्स स्केलर एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो Q1 की वजह से अगर मान लीजिए सपोज द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R1P from the charge Q1, in this case the potential due to Q1, suppose that is V1, it will be equal to कितना हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into Q1 by R1P। सिंपल है, हम जानते हैं ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल इक्वल टू होता है 1/4 pi epsilon naught Q by R, तो R की जगह R1P हो गया। इन द सेम वे पोटेंशियल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज विल अगेन कैन बी रिटेन एज 1/4 pi epsilon naught into Q2, और उससे डिस्टेंस कितना है R2P। इस तरह से सब की जो डिस्टेंस है उनके टर्म में मान लीजिए यह डिस्टेंस R1P, यह डिस्टेंस R2P एंड सो ऑन, तो नेट जो पोटेंशियल होगा हम इस तरह से आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट दैट V net means net potential will be equal to scalar sum of potential due to all the charges, means V1 plus V2 plus V3 and so on, हम सबको ऐड कर देंगे। अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो 1/4 pi epsilon naught सब में कॉमन है स्टूडेंट, तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें बचेगा Q1 by R1P plus Q2 by R2P plus Q3 divided by R3P and so on। इस तरह से हम आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ हमें डिस्टेंस से मतलब है न कि डायरेक्शन से, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर आल्सो। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, और डिस्टेंस पर, तो इस तरह से आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा भी केस रहे आप उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा चले प्रश्न ही ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज देयर इज ए स्क्वायर having side length 1 meter and let charges plus 2 microcoulomb plus 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb and whatever you can take, suppose this is also minus 2 microcoulomb are placed at its worst corner, and suppose you have to determine the
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट, लाइक मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे P, यहाँ पर है पॉइंट O, इन दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ड्यू टू दैट होल सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू चारों के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसी का स्केलर सम करना है। तो प्लस Q और यहाँ पे माइनस, जैसे पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, देखिए फॉर पॉइंट P देख रहे हैं। पहले ऐसे केसेस में स्टूडेंट ना जब परीक्षा में पूछा जाए तो देखिए जनरली वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो जनरली वो ऐसे केसेस देंगे, आप थोड़ा सा देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, मीन्स कहीं से सिमेट्रिकल हो रहा होगा कुछ ना कुछ। आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट P पे इस प्लस Q और माइनस 2 कूलम की वजह से जो वैल्यू है, चूंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसकी वजह से 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 2Q माइक्रोकूलम, ये माइनस 2 माइक्रोकूलम जो है, इनकी वजह से फिर डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो फिर से 0 होगा, मीन्स नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0। ऐसे ही पॉइंट O के लिए भी देखेंगे तो फिर से आएगा 0, मीन्स फॉर दिस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन पर हर एक पॉइंट में देखेंगे सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से पोटेंशियल आएगा 0। लेकिन अगर ये लाइन ले तो आप देखिए आपकी क्या रहा है, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 नहीं होगा, वो हर जगह में अलग अलग आएगा। यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों की वजह से निकाल के ऐड करेंगे, फिर इन दोनों की वजह से माइनस में आएगा, फिर अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो जो भी आएगा वही होगा पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जो हमने पढ़ा स्टूडेंट, इसी के अंडर में आएगा केस एक कि अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, जैसे कि स्फेरिकल सेल, सपोज सम अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं? आइए बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस Q is given, and if it is metallic then it automatically will get distributed यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द होल सरफेस, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर मेटालिक है तो पूरी तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर प्लस Q चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप तो पाएंगे कि ये जो स्फेरिकल सेल है ये पूरे स्पेस को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड कर रहा है, एक इसके आउटसाइड का स्पेस और एक है इनसाइड का स्पेस। सपोज इट्स सेंटर इज O एंड लेट इट्स रेडियस इज A, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट जरा देखिए, आउटसाइड अगर हम पोटेंशियल निकालना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो हम जान रहे हैं कि ऐसे केस में अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं पहले इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, छोटे छोटे एरिया लेंगे और वहाँ पर उतने एरिया की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और सबको फिर ऐड करेंगे स्केलर्स, क्योंकि जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐसे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा ऐसे केस, चूंकि ये सिमेट्रिकल केस है तो आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं स्टूडेंट कि बाहर के लिए फॉर आउटसाइड द सेल हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में चर्चा किया था स्टूडेंट कि ये जो स्फेरिकल सेल के सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर रखा गया हो, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। फॉर द स्फेरिकल सेल अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई पॉइंट अगर आउटसाइड है तो सपोज पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऐसा बिहेव करता है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर रखा हो, कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। और अगर इसका Q टोटल चार्ज है और सेंटर O पे रखा गया है
तो इसका पोटेंशियल कितना होगा हम जानते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R, इसकी वैल्यू ये होगी। और अगर इसको आप पॉइंट P को नज़दीक लाते जाएंगे तो R कम होता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एट द जब सरफेस पहुंचेंगे स्टूडेंट, तो सरफेस के लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, हम देख रहे हैं कि सरफेस के लिए इसकी वैल्यू R की वैल्यू हो जाएगी A, तो उस समय V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q बाई A, इस तरह से हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फॉर आउटसाइड आर ऑन द सरफेस, फॉर आउटसाइड आर ऑन द सरफेस, इसको हम ये कह सकते हैं फॉर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू A, द वैल्यू ऑफ V विल बी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, आउटसाइड या सरफेस के लिए इसकी वैल्यू इस तरह से होगी। अब आइए इनसाइड के लिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर R लेस देन A, R लेस देन A का मतलब क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इसके लिए क्या आएगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया था इससे पहले चैप्टर में स्फेरिकल सेल की वजह से, उसको आप याद करिए तो आपको ध्यान आएगा कि स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका वैल्यू था 0। याद है आपको, हमने फाइंड किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इनसाइड आया था 0। अगर इनसाइड 0 फील्ड है, समझिए अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 0, तो यहाँ जो सरफेस का चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, इस सरफेस के चार्ज को अंदर अगर आप ले आना चाह रहे हैं तो क्या कोई इसको फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज विल ऑलवेज बी, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू E, और E अगर 0 है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर फोर्स 0 लग रहा है, सो अगर हम किसी चार्ज को बाहर से अंदर ले जाना चाहेंगे तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स 0 है, मीन्स वी डोंट नीड एनी वर्क टू डू फॉर ब्रिंगिंग एनी चार्ज इनसाइड, अर्थात बाहर से अंदर ले आने के लिए कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू होता है W बाई Q। मीन्स अगर W है 0 तो 0 बाई Q करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा 0। ध्यान से समझिए, V यहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस, कंफ्यूजन हो रहा है अगर आपको तो हम डेल्टा V लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख रहे हैं डेल्टा V की वैल्यू होगी 0। डेल्टा कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं, सरफेस से अंदर। इसका मतलब सरफेस और अंदर के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस है 0, इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि फॉर R लेस देन A, the value of potential will be equal to the potential which is on the surface of the cell। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई A, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल इतना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर स्फेरिकल अगर सेल है तो उसका पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें बिटवीन द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेल ऑफ दिस स्फेरिकल स्फीयर, तो ग्राफ कैसा आएगा, हम देख रहे हैं स्टूडेंट इस सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी है, V इक्वल टू आ रहा है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई A। और यहाँ से जैसे जैसे सेंटर से आगे जा रहे हैं तो अप टू सरफेस, तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब जैसे जैसे V वर्सेस R, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कब तक के लिए, जब तक कि आप सरफेस पे ना पहुंच जाओ।
लेकिन उसके आगे जाओगे तो v प्रोपोर्शनल टू हो जा रहा है 1/r। इसका मतलब उसके बाद जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इस तरह से डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये होगा ग्राफ व्हेन यू विल गो थ्रू सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ, बाहर की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसी की वजह से जो है आप लोगों ने, जैसा कि वहाँ पर हम लोगों ने एक टर्म चर्चा किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, याद करिए। तो अगर कोई यहाँ पे आदमी है, फिर से अगर मान लीजिए बाहर से कार है, ये कार के अंदर आप हैं, बाहर से बिजली तड़क रही है, तो आपको अंदर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं अंदर कुछ भी हो पोटेंशियल होगा एक समान। पोटेंशियल हमेशा एक समान अगर रहेगा तो हम जानते हैं करंट फ्लो होती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो आपके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो यू विल नॉट फेस एनी करंट शॉक। ठीक है, आपको कोई करंट का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए एक नया टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो टर्म है इसके नाम से ही हमें समझ में आ जा रहा है किसकी बात हो रही है। हम देख रहे हैं मुख्यतः हमें एक सरफेस के बारे में बताया जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी इधर मेंशन है, इक्वी फॉर इक्वल, एंड पोटेंशियल का अर्थ पोटेंशियल ही होता है, हमने चर्चा किया ही है। तो हम कह सकते हैं एक किसकी बात हो रही है, अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल। इक्वल मतलब कांस्टेंट, इक्वल मतलब हर जगह, इक्वल मतलब कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव का मतलब कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, हर एक पॉइंट के पोटेंशियल से। मींस इफ देयर इज ए सरफेस जहां पर कि पोटेंशियल हर जगह इक्वल हो, इक्वल मतलब एक समान, तो इसके हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल इक्वल हो तो कहा जाएगा ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसके काम की बात क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने अभी देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इसी को हमने नाम दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर किसी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मान लीजिए एक छोटा सा केस ले रहे हैं, सपोज वी वांट टू ड्रा अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से मान लीजिए कह रहा है ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए स्टूडेंट कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा होगा। हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है V इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो उसके हिसाब से मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट पहले से ही है। इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड कर रही है, एक किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ R पे। इसका मतलब R अगर हम चाह रहे हैं V समान हो, V चेंज ना हो, V कांस्टेंट हो, तो R कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर R की वैल्यू इक्वल लें, वो सभी पॉइंट्स लें जो जहां पर R समान हो, तो उन पॉइंट पे V का मान भी समान आएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो हमें R अगर समान ले रहे हैं तो जो सरफेस मिल रहा है वो सरफेस का शेप कैसा है, स्फेरिकल सरफेस। मींस हमको पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा,
स्फेरिकल जो उसका सेंटर हो कहाँ पर होगा, कंसेंट्रिक एट द पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम r की वैल्यू बढ़ा दें और कांस्टेंट रखें, ध्यान से समझिए, हमने देखा है कि r अगर कांस्टेंट रहेगा तो v कांस्टेंट रहेगा, r बढ़ा देंगे फिर कांस्टेंट कर देंगे तो हमें एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, r चेंज करेंगे तो फिर से एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। इसका मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ r वी गेट अ डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो ढेर सारे स्फीयर्स, कितने भी स्फीयर बना सकते हैं, बस ध्यान देना है कि उन सबका सेंटर कहाँ होगा, ऑल द स्फीयर्स वुड बी कंसेंट्रिक एट द पॉइंट चार्ज। अगर इन सबका सेंटर है पॉइंट चार्ज पे तो सभी के सभी क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ और जानकारी सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक केस ले रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम जानते हैं कि पैरेलल फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट तो V इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस एक्सप्रेशन से देखिए क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके पॉइंट्स के बीच डेल्टा V की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। और अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 हो तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वी विल गेट W इक्वल टू 0। मीन्स फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ये वर्क डन किसमें यूज हो रहा है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। तो हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आप देखिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान देना है, हम कह सकते हैं कि अगर वर्क डन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 0 हो रहा है तो उन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी। या उल्टा कहें अगर तो कहेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है तो वहां पे वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, या कहें इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप अपने ध्यान में रखेंगे, इसको मिटाना नहीं है अभी। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट। मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो है एक रीजन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मान लीजिए इसमें हमें इक्विपोटेंशियल ड्रा करना है सरफेस। तो पहले हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट P, जहां से जाने वाला हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। अब सोचिए यहाँ से, देखिए स्टूडेंट, अगर पॉइंट P से होकर हम चाह रहे हैं कि पोटेंशियल सरफेस ड्रा करना, तो हम जान रहे हैं कि एक कंडीशन वहां सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उस सरफेस पे वर्क डन की वैल्यू होनी चाहिए 0। और हम जानते हैं स्टूडेंट वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का वैल्यू अगर हम चाह रहे हैं 0 हो तो कब होगा, ये तब संभव हो है या तो फोर्स 0 हो, या हो डिस्प्लेसमेंट 0, या तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो। समझिए इसको। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q रख दिए स्टूडेंट, तो हम जान रहे हैं चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स Q इंटू E ऑन इटसेल्फ। तो फोर्स तो इस पर लगना ही है, इसका मतलब फोर्स तो 0 नहीं हुआ। चूंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना चाह रहे हैं, मतलब चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे ही करेंगे, तो S की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, हम जानते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स वी मस्ट डिस्प्लेस द चार्ज सच दैट इट विल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और ये है फोर्स का डायरेक्शन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका
अर्थ ये हुआ कि डिस्प्लेस किधर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम चलते जाएं तो हमको मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन मिला हमको स्टूडेंट कि एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फॉर सम केसेस आइए हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो अगर कह रहा है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करिए, तो कैसे ड्रा करेंगे? हम जान रहे हैं कि हमें इस तरह से चलना है कि हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रहें। तो आपको ऐसा चलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलरली कट करते जाए आप, तो जो सरफेस मिलेगा वही क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देख ही लिया स्टूडेंट, आपने देखा कि इस केस में अगर परपेंडिकुलर चलेंगे तो ये सरफेस मिलेगा, आपको इस तरह का सरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि पोटेंशियल होंगे। और इस तरह से अगर कन्वर्जिंग फील्ड है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, इस केस में देखिए आप कहीं से भी चलिए, बस ध्यान क्या रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके परपेंडिकुलर चलिए, तो आपको मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी केस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को इजीली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दो केस और आइए ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, सपोज देयर इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज हम रख दिए प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज रख दिए माइनस क्यू। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में स्टूडेंट अगर इनको हम एक लाइन से मिला दे पहले, तो देखिए जो अगर मान लीजिए इस प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से, सिर्फ एक चार्ज की वजह से, देखिए जो पोटेंशियल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसा होगा, ये होगा एक स्फीयर जो कि कंसेंट्रिक हो प्लस क्यू पे। मतलब इससे हम ए इधर चले और ये इधर चले, ए डिस्टेंस दोनों साइड चले, तो जो पोटेंशियल होगा वो समान होगा। मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल है V और यहाँ भी है V, ए प्लस क्यू की वजह से। लेकिन समझिए अब चूंकि यहीं पे माइनस क्यू भी चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू वाला चार्ज की वजह से भी यहाँ भी पोटेंशियल होगा और यहाँ भी पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा डिक्रीज करेगा, घटाएगा, यहाँ भी उसका मान घटाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा नेगेटिव में। तो देखिए माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ नज़दीक है तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ दूर है तो पोटेंशियल कम होगा। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा घटाएगा, यहाँ पे कम घटाएगा। तो क्या होगा फाइनली, आप देखेंगे यहाँ जब ज़्यादा घटाएगा तो पोटेंशियल यहाँ पे कम आएगा, और यहाँ कम घटाएगा तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। इसका मतलब अब जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, आप देखिए स्फीयर में, इस स्फीयर में यहाँ पोटेंशियल कम आया, यहाँ पे ज़्यादा आया। तो पोटेंशियल अगर आप चाह रहे हैं दोनों जगह इक्वल हो, तो इसको किधर चलना पड़ेगा, यहाँ कम है तो इसके जितना नज़दीक आएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस साइड इसके नज़दीक रहे और ये बाहर वाला साइड इससे दूर रहेगा। ठीक है, आपको एक जो है कुछ अंडाकार एक स्फीयर सरफेस बनाना पड़ेगा, जहाँ की आप देखेंगे इस साइड जो बीच वाला हिस्सा है इसमें ये क्लोजर रहेगा चार्ज के, और इधर अवे फ्रॉम रहेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहेगा इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये देखिए दोनों एक तरह से डाइपोल ही तो है।
और हम जानते हैं डायपोल का जो सेंटर होता है इस पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो सरफेसेस मिलेंगे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल हो जा रहा है 0, तो ये दोनों पूरी तरह से अलग होंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द केस व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो अब की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, स्टूडेंट ध्यान से समझिए, हम देख रहे हैं कि बीच के रीजन में आप ध्यान से देखेंगे तो एक की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर आता, दोनों जगह मान लीजिए पहले इक्वल ले लिए, इक्वल डिस्टेंस पे तो बराबर आता पोटेंशियल, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए इसको और नज़दीक लाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब की जो पोटेंशियल सरफेस आएगा वो एक इधर से बाहर से क्लोजर रहेगा और अंदर से दूर जाएगा। तो सेंटर मान लीजिए ये हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा फॉर द कंडीशन सेम टाइप ऑफ चार्जेस। और अगर अपोजिट काइंड के चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के, तो हमने देखा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये बाहर की तरफ भाग रहा था, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट जो है इतना है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इस चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं। तो आगे की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।